नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, 12th बाइपर्टैट साइन होने के बाद कल AIBA के जनरल सेक्रेटरी श्री वेंकटचलम द्वारा एक लेटर जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर के साथ मुलाकात में उठाए गए इश्यूज के बारे में डिस्कस किया है। दोस्तों, उस लेटर में किन-किन इश्यू पे वार्ता की गई और उन इश्यूज का आज की डेट में क्या रेलेवेंस है और क्या फाइनेंस मिनिस्टर उन इश्यूज पर कोई एक्शन लेंगे, इन सभी इश्यूज पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें और नए-नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, आइए उस पत्र पर नज़र डालें। दोस्तों, ये ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन का लेटर है 10/9/2024 का, मीटिंग विद फाइनेंस मिनिस्टर। ये इन्होंने लिखा है कि टुडे इवनिंग वी मेट ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण at her office in New Delhi. Comrade D. Raja, ex-MP and General Secretary of CPI, fixed up the appointment for us. शुरू के पैरे में उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर की काफ़ी तारीफ़ें की कि उन्होंने ये एक्सग्रेशिया दिया पेंशनर्स को, 100% ईयर यूटिलाइजेशन ऑन पेंशन फॉर प्री-नवंबर 2022 पेंशनर्स। हालांकि ये गलत है, नवंबर 2002 पेंशनर्स का था और वो भी प्रोस्पेक्टिव डेट से दिया गया, कोई रिट्रोस्पेक्टिव डेट से नहीं है। ऑप्शन फॉर रिजाइन इज टू ज्वाइन पेंशन स्कीम, उसके लिए थैंक्स किया सबसे पहले। और उसके बाद उन्होंने ये बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा नैनीताल बैंक के डिसइन्वेस्ट का स्टेटस एज इट इज रखा जाए, क्योंकि उत्तराखंड एकमात्र बैंक है। इसमें उन्होंने अपना सजेशन दिया कि इसको या तो बैंक ऑफ बड़ौदा अपने पास रखे या किसी और बैंक में मर्ज कर दिया जाए। दूसरे में उन्होंने कहा कि ये EFBU की डिमांड पर 5 डे बैंकिंग की रिकमेंडेशन IBA ने कर दी थी गवर्नमेंट को, और इसको अब जल्दी से क्लियर कर दिया जाए, क्योंकि एम्प्लॉइज और ऑफिसर इसकी बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। ये एक फॉर्मल रिक्वेस्ट है, इसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता कि कोई यूनियन के लीडर द्वारा कोई मुलाकात करके उसमें कोई फोर्सफुल आर्गुमेंट दिया गया हो। तीसरे में उन्होंने ये कहा कि RRB को स्पॉन्सर्ड बैंक में मर्ज कर दिया जाए। इसके लिए इन्होंने पहले भी एक पत्र फाइनेंस मिनिस्टर को लिखा था कि GST का बर्डन कम करने के लिए रिटायरीज के इंश्योरेंस पॉलिसी पर GST को कम कर दिया जाए या खत्म कर दिया जाए। दोस्तों, ये डिमांड तो GST काउंसिल में पहले ही कंसिडर कर रहे हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस पे जो प्रीमियम पे GST लगेगा उसको रिव्यू कर दिया जाए। तो इसमें उनकी तरफ से कोई नई डिमांड नहीं है और ना ही उनका कोई वो इसमें एक यूनियन या एसोसिएशन की तरफ से डिमांड मानी जा सकती है। ये तो सरकार का जो प्रपोजल है उसी को जो है अपनी तरफ से भी शामिल कर रहे हैं, ताकि कल ये कह सकें कि हमने भी GST के कम करने के लिए रिकमेंड किया था। अगर यहाँ पर वो रिटायरीज के को हेल्थ इंश्योरेंस पर दिए जाने वाले प्रीमियम के लिए कहते कि PSU बैंक को इंस्ट्रक्शन दी जाए कि उनका प्रीमियम पूरा सब्सिडाइज कर दिया जाए, तो शायद वो डिमांड कारगर मानी जाती है। दूसरा पॉइंट है, वो इन्होंने अपने मुद्दे की बात कही है कि जो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स में वर्कमैन डायरेक्टर और ऑफिसर्स डायरेक्टर की पोस्ट खाली पड़ी हुई है पिछले 10 सालों से, उनको भर दिया जाए, जिसमें कि उनको ये लगता होगा कि अगर ये पोस्ट भरी जाएंगी तो कहीं एक पोस्ट उनको भी मिल जाएगी और उनके जीवन के अंतिम पड़ाव में उनको एक डायरेक्टरशिप हासिल हो जाएगी, ताकि उनका जीवन सुखमय बीत पाए। पॉइंट में इन्होंने गवर्नमेंट को धन्यवाद दिया कि स्टाफ वेलफेयर स्कीम में लिमिट बढ़ाने के लिए, और इसमें फिर उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि इसका जो फार्मूला होना चाहिए वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना चाहिए, न कि नेट प्रॉफिट, क्योंकि इन्होंने IBA के साथ भी डिस्कशन में रखा था मुद्दा। और अगला जो इन्होंने इसमें एक और सजेशन दिया कि इसका एटलीस्ट 25% रिटायरीज
के पर्पस के लिए यूटिलाइज होना चाहिए। इस प्रकार की 25% की रिकमेंडेशन तो ऑलरेडी एक कमेटी ने की भी है। उसी कमेटी की रिकमेंडेशन को उन्होंने रिपीट किया ताकि ये अपनी तरफ से रिटायरीज का मसीहा बन पाए। शायद इसमें रिटायरीज का जो सिंपैथी गेन करने का भी इनका उद्देश्य होगा। 7वें पॉइंट पे भी इन्होंने रिटायरीज के ऊपर एक बहुत बड़ा परोपकार करने की कोशिश की है, जिसमें कि ये कहा है कि बैंक एम्प्लॉयज पेंशन रेगुलेशन में फार्मूला डिसाइड कर दिया जाए ताकि हर वेज रिवीजन में कुछ इम्प्रूवमेंट कर दी जाए पेंशन में, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। दोस्तों, इसमें भी ये कुछ इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, न कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में तो हर एज रिवीजन के साथ पेंशन को भी रिवाइज कर दिया जाता है, अपडेट कर दिया जाता है। तो इसमें पेंशन अपडेशन के बजाय इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं। तो इनकी ये ड्वेल लैंग्वेज होती है, हिडन एजेंडा होता है कि इसमें कुछ भी नहीं करने की जरूरत, ऐसा इनका मानना है। अगला पॉइंट में इन्होंने लिखा है कि एसेट्स लायबिलिटी की प्रॉब्लम हो रही है बैंकों में, तो उसको कैसे इम्प्रूव कर दिया जाए, उसके लिए बैंक इंटरेस्ट इंक्रीज कर दिए जाएं और डिपॉजिट के इंटरेस्ट पर इनकम टैक्स की छूट की लिमिट बनाई जाए। उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि जो गवर्नमेंट के फंड आरबीआई के पास हैं उनको कमर्शियल बैंक में रख दिया जाए, तो उससे डिपॉजिट एडवांसेस का जो रेशो है वो ठीक हो सकता है। और जो लास्ट पॉइंट में इन्होंने लिखा है कि जो फंड अनक्लेम डिपॉजिट के तौर पर आरबीआई में लॉक्ड हैं उनको रिलीज करने के लिए व्यवस्था की जाए। और इसी प्रकार से अनक्लेम डिपॉजिट, अनक्लेम इंटरेस्ट पॉलिसीज का है 22,000 करोड़ का, और म्यूचुअल फंड बॉन्ड्स वगैरह का भी है 80,000 करोड़ का, तो सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड का भी है 27,000 करोड़ का। तो ये सारा फंड रिलीज कर दिया जाए बैंकिंग सिस्टम में ताकि बैंक के डिपॉजिट बढ़ जाए। अनक्लेम डिपॉजिट इत्यादि के बारे में इन्होंने कहा है कि मोस्ट ऑफ दीज अमाउंट आर टू बी पेड to the legal heirs extra but are undisbursed due to lack of information to the legal heirs, difficulties in compliance of cumbersome procedure by the legal heirs extra as revealed in recent report prepared by Money Life Foundation। तो ये मनी लाइफ फाउंडेशन की रिपोर्ट जिन्होंने देख ली होगी, तो उसके बेसिस पे इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर को अपनी रिकमेंडेशंस दे दी, सजेशंस दिया है। लेकिन क्या लीगल हेयर को ढूंढना या अनक्लेम डिपॉजिट का डिस्पोजल करना उतना आसान है जितना कि ये सजेशंस दे रहे हैं। इन्होंने अपनी तरफ से और सजेशन दिया है कि वी सजेस्ट दैट the concerned regulator can streamline and provide easier SOP, rules, forms, and also make data of such unclaimed fund available in their portal, which will be of great help to the claimants. We also suggested that RBI can simplify the procedure duly guarding against fraudulent claim, so that the bank managers and officers can settle the claim with ease and without any much delay। दोस्तों, इस संबंध में श्री वेंकटचलम जी वो बात कर रहे हैं जो कि आज से 15-20 साल पहले हुआ करती थी, जब तक वो सर्विस में रहे होंगे। अब इस संबंध में काफ़ी प्रोसीजर सिंप्लीफाई कर दिए गए हैं और नए डिपॉजिट्स को लीगल हेयर को देने के लिए काफ़ी प्रोसीजर को सिंप्लीफाई कर दिया गया है और पावर्स भी काफ़ी डेलीगेट कर दी गई हैं ब्रांच लेवल पे। तो जो भी ये अनक्लेम डिपॉजिट या पुरानी पॉलिसीज के अनक्लेम फंड पड़े हुए हैं, ये बहुत पुराने होते हैं और इसमें क्लेम क्लियर करने में काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि क्लेमेंट सामने नहीं आ पाते हैं। ज़्यादातर फंड्स तो तुरंत ही क्लेम कर दिए जाते हैं लीगल हेयर द्वारा। आखिरी पैरे में इन्होंने लिखा कि मैडम फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ गिवन पेशेंट हियरिंग, और दूसरा यह है कि डी राजा जी को भी थैंक्स किया। अक्सर जितने भी पॉलिटिकल फिगर्स होती हैं या मिनिस्टर्स होते हैं तो पेशेंट हियरिंग तो देते ही हैं, उसके लिए उनकी काफ़ी प्रैक्टिस होती है। लेकिन इस जितने भी सजेशंस हैं वो सारे या तो ऑलरेडी पाइपलाइन में चल रहे हैं या बेग हैं, तो इसमें कोई एक्शन फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से लिया जाएगा ये कहना अभी मुश्किल है। फिर भी इस लेटर के जो कंटेंट्स हैं, इसके बाद श्री वेंकटचलम जी अपने क्लेम
के दावे ठोकेंगे कि हमने जो फाइनेंस मिनिस्टर से मिल करके उनके सामने ये इशूज रेज किए थे, तो उसके बाद ही ये फाइनलाइज हो पाए। इस पत्र पर पूरी तरह से नजर डालने के बाद ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि श्री C.H. वेंकटचलम जब कभी कोई लेटर लिखते हैं या कोई भी उनका एक्शन होता है तो उनका हिडन एजेंडा होता है कि अपनी कुर्सी कैसे बचाई जाए और जिस स्टेज पर वो है उससे कितना ज्यादा फायदा उठाया जाए, और जो मुद्दे सरकार ऑलरेडी कंसिडर कर रही है उनके ऊपर चर्चा करके वो ये साबित करते हैं कि हमें भी अपने कर्मचारियों की, पेंशनर्स की और अपने साथियों की और देश की बहुत बड़ी चिंता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी से को लाभ होगा, आपको पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें, और यदि और कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंक पेंशन से संबंधित, गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में या फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, साइबर अवेयरनेस के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं। नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।